अच्छा, तो ये है ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स इसके अंदर जो लिखे हुए हैं। और वो ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि एक ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री को कैसे कवर किया जाता है। नेम, एज, मैरिटल स्टेटस, हस्बैंड, ऑक्यूपेशन और प्रेजेंटिंग कंप्लेन, ग्रेविडा और प्रीविया। ठीक है ना, ग्रेविडा होता है कॉन्सेप्शन। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेन में हमारे पास ग्रेविडा 1 और P0 वाली ये फीमेल है। ठीक है ना। और जब इसे पूछा गया कि इसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया था तो उसने बताया 15 अप्रैल 2025 को आया था। ठीक है। अब ग्रेविडा और पैरा में सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि G1 P0 क्या है, G2 PO क्या है। और इस पे बहुत से बैजेस ने वॉर टेस्ट में गलती भी की हुई है जो मैडम ने बताया भी था। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ फुल कॉन्सेप्ट को एक साथ ही। तो ये देखा जा सकता है इस पर कि ये क्या लिखा हुआ है। इस पर ये लिखा हुआ है कि ग्रेविडा जो होता है वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज होती है। ठीक है ना। एंड पैरा इज़ द नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज डैट रीच 20+ वीक्स। 20 वीक्स का बॉर्डर है। यही मैडम भी बता रही थी कि मैम ने एक केस दिया था जिसमें बताया था कि एक फ़ीमेल है, उसके बच्चे की डेथ हो गई है। ठीक है। और अब वो एक दफ़ा भी प्रेग्नेंट होके आई हुई है। तो इसका क्या है, तो बहुत से लोग उसकी मिस्टेक कर रहे थे। तो और बहुत से लोग जो थे उसको गलत काउंट कर रहे थे। ठीक है। वो 20 वीक्स के क्राइटेरिया को नहीं देख रहे थे। तो 20 वीक्स के क्राइटेरिया को देखना ज़रूरी होता है। तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। और एक और चीज़ यहाँ ट्विन रूल भी लिखा हुआ है, ये पता होना ज़रूरी है कि पैरा जो है वो बच्चों को नहीं गिनता, इवेंट्स को गिनता है। अगर आप एक दफ़ा प्रेग्नेंट हुए हैं और आपने 2 ट्विन्स पैदा किए हैं तो इवेंट तो एक दफ़ा हुआ ना प्रेगनेंसी का। तो पैरा विल बी स्टिल 1 बट बेबीज़ विल बी 2। सो G2 ग्रेविडा 2 पैरा 1। सो पैरा काउंट द इवेंट्स नॉट द बेबीज़। इस लास्ट में यही दिया हुआ है कि इफ़ योर पैरा इंक्रीजेज तो ये ट्विन रूल पता होना ज़रूरी है। और ये 4 सिनेरियोज़ भी दिए समझाने के लिए कि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है तो G1 और इवेंट तो अभी हुआ ही नहीं है, अभी तो प्रेगनेंसी चल रही है तो पैरा 0 ही होगा। हैज़ 2 चिल्ड्रन एट होम, तो 2 दफ़ा इवेंट हो चुके हैं ना प्रेगनेंसी के। तो मैंने क्या कहा था, पैरा काउंट द इवेंट्स नॉट द बेबीज़। तो P2 हो जाएगा और G2 हो जाएगा। सही है। अब 1 लिविंग चाइल्ड है और एक मिस कैरेज हो गया था 10 वीक्स पे। ये एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। इस पे बहुत से बच्चों ने कहा कि हाँ एक मिस कैरेज तो हो गया था तो P2 होना चाहिए। तो मैम ने कहा नो, यू आर रॉन्ग, यू शुड नोट द बेंच मार्क, इट अकर्ड एट 10th वीक एंड पैरा काउंट दोज इवेंट्स that reach the 20-week benchmark as highlighted here. 20 weeks। तो इवन दो इट वाज अ मिसकैरेज बट अगर ये 10 वीक पे हुई है तो पैरा 1 होगा और ग्रेविडा 2 होगा क्योंकि 2 कॉन्सेप्शंस हो चुकी हैं प्रेगनेंसीज। ग्रेविडा प्रेगनेंसी को कहते हैं, लैटिन वर्ड है। लेकिन अगर इस सिनेरियो में आता कि 1 लिविंग चाइल्ड एंड 1 मिसकैरेज एट 21 वीक then para would be 2 and gravida would be 2 also, but it is on 10th week so gravida 2 para 1। और currently pregnant has 1 child at home कि एक प्रेगनेंसी के साथ ही और एक बच्चा घर पे है। तो इसकी ग्रेविडा कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी क्योंकि ग्रेविडा इज़ द प्रेगनेंसीज। और इवेंट तो एक ही हुआ है तो पैरा 1 होगा क्योंकि अभी दूसरा इवेंट तो अभी हुआ ही नहीं है, तो अभी प्रेगनेंसी के साथ है। तो ये चीज़ है, ये क्लियर होना ज़रूरी है। और ये हम प्रेजेंटिंग कंप्लेन में नोट कर लेते हैं। और प्रेजेंटिंग कंप्लेन में उसने ये भी बताया कि उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 15 अप्रैल 2025 है। वहाँ मैम हमें प्रेगनेंसी व्हील देंगे, उस प्रेगनेंसी व्हील के ऊपर हम LMP पे एरो लाएंगे। वो वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह जब LMP हमें पता होता है तो हम जो है वो प्रेगनेंसी व्हील से निकालते हैं क्या चीज़, प्रेगनेंसी व्हील से हम निकालते हैं उसकी जो गेस्टेशनल एज है। ठीक है। और गेस्टेशनल एज पे हम एक न्यूमेरिक मैथमेटिकल फार्मूला डाल के EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी भी बताते हैं। तो ये 3 चीज़ें निकालना बहुत ज़रूरी है और ये वाइवा में हमने नेक्स्ट वाइवा स्टेशन में बताना भी होता है। तो इसका निकालने का तरीका तो प्रेगनेंसी व्हील वाली वीडियो मैम की अपलोडेड है, वहाँ से भी देखा जा सकता है। बाकी दूसरा ये तरीका भी है, ऑल दो इट्स वे इन विच हमें प्रेगनेंसी व्हील यूज़ नहीं करना पड़ता। बट इसमें यह तरीका है कि आपने जो महीने हैं जैसे 15 अप्रैल है तो 15/4/2025 LMP बन रहा है। तो अब आपने नकल स्पेस को कर लेना है कि ये जो हड्डी है नकल की तो ये होगी जनवरी 31 दिन। फैब डिप्रेशन जो 2 नकल्स के दौरान डिप्रेशन है, फैब 28। फिर मार्च दोबारा नकल आ गया 31।
फिर डिप्रेशन, तो डिप्रेशन में जो मंथ्स आ रहे हैं वो सारे 30 के मंथ्स हैं, और जो नकल्स पे मंथ्स आ रहे हैं वो सारे 31 के मंथ्स हैं। तो जब आप इसको एक पैटर्न में गिनेंगे, जैसे कि ऐसे गिनेंगे, जनवरी 31, फेब 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई नकल के ऊपर जो आ रहा है मई 31, जून जो डिप्रेशन में आ रहा है वो 30, फिर जो नकल पे आ रहा है जुलाई 31, और ये दोबारा नकल पे आ गया अगस्त 31, ये दो नकल इकट्ठे हो गए, ठीक है। फिर आगे क्या है, सितंबर 30, फिर नकल के ऊपर अक्टूबर 31, नवंबर 30, फिर नकल के ऊपर क्या है दिसंबर 31। तो ये एक फुल पैटर्न ऑफ नकल्स फॉलो होता है, इससे ये सारे मंथ्स जो हैं वो याद करना आसान हो जाते हैं। तो यही चीज़ है, जो नकल्स हैं, जो नकल्स के ऊपर आ रहे हैं उनको मैंने इससे प्रेजेंट किया, और जो सीधे आ रहे हैं उनको इससे प्रेजेंट किया। तो ये इस तरह प्रेजेंट हो गया। अब ये 15 अप्रैल को आई थी, नहीं 15 अप्रैल को इसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था, ठीक है, लास्ट मेंसेस थे। तो अगर हम अप्रैल में देखें 30 दिन होते हैं, तो 15 अप्रैल को देखें तो 30 वाले में 2 वीक्स प्लस 1 डे आ जाएगा रिमेनिंग अप्रैल का। और 31 में अब ये सारे वीक्स हम लिख देंगे, 4 वीक्स प्लस 3 डेज, 30 में 4 वीक्स प्लस 2 डेज, फिर 3 डेज, फिर 3 डेज, ठीक है ना। 31 में 3 डेज आते हैं, 30 में फिर 2 डेज, फिर ये सारा करके कर लेंगे। और अभी ये किस तारीख को हमारे पास आई हुई थी, ये हमारे पास जनवरी के सेकंड वीक के 6 डे पे आई हुई थी। तो वो जनवरी का, नेक्स्ट साल के जनवरी का हमने 1 वीक प्लस 5 डे लिख लेते, क्योंकि छठा दिन जो था वो हमारे पास आई हुई थी। ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है, समझ आ जाए तो बहुत बेहतर है। सो ये अब कितने वीक्स हो गए सारे, हम जब वीक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता लगेगा 35 वीक्स प्लस 27 डेज बन गए। इसको और ज़्यादा अगर प्रिसाइज हम कर लेंगे तो 38 वीक्स प्लस 6 डेज़ में हम इसकी गेस्टेशनल एज निकाल ली है इसके LMP से, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू निकालने के लिए, LMP से गेस्टेशनल एज निकालने के लिए ये मेथड फॉलो होता है। अगर ये मेथड नहीं आता तो एक प्रेगनेंसी व्हील वहाँ पड़ा होता है उसकी स्टेशन में, जो मैम ने यूज़ करने का तरीका बताया, वह वीडियो भी वो अपलोड है, उससे फिर हम ये गेस्टेशनल एज निकाल सकते हैं, ठीक है। व्हील से जब आप गेस्टेशनल एज निकाल लेंगे तो आपने सारे फार्मूलों को स्किप कर दिया, लेकिन फिर EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालने के लिए यू नीड टू गो टू अ फार्मूला अगेन, वो ये है +7 - 3। ये अगर याद रखते तो ईजी है। आप देखिए 15/4/2025 में +7 करेंगे तो क्या आएगा, 22 -3 करेंगे तो 1, और ये तो वैसे ही +1 होता है, अगला साल हो गया। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इस तारीख के हो ये डिलीवर हो जाएगी। इस पर दूसरा फार्मूला ये है +7 +9 वाला, ठीक है। इसमें थोड़ी सी अल्ट्रेशन है, लेकिन ये इजी फार्मूला है, ठीक है। इसमें यह कि +7 करेंगे +9 करेंगे तो 1 आ गया 2026। इससे भी ये चीज़ निकल आई, बट इस फार्मूले में एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है कि इफ़ मंथ इज़ ग्रेटर देन 12, अगर कोई मंथ ग्रेटर देन 12 आता है इधर इस 1 की जगह, देन -12 उसको करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर 15/4/2025 की जगह LMP होती 17/8/2025, यानी 17 डेट ऑफ 8th मंथ ऑफ 2025 अगर LMP होता, तो फिर आप अगर 7/9 करते इस डेट के साथ तो 24 आता, और 8 के आगे +9 ऐड करते तो 17 आता, और 2026 आ जाता। 17 ग्रेटर है 12 से, तो क्या होगा, -12 कर देंगे हम उसको, तो 24/5/2026 से निकलेगा, ठीक है ना। अगर LMP ये हो तो, ये मैंने एज्यूम किया, वैसे LMP ये है, ये फार्मूला समझाने के लिए किया। तो ये हमारे पास आंसर आता था EDD। तो अगर वही वाला, यही वाला फार्मूला इस LMP वाले पे भी अगर हम लगाएं तो क्या होगा, +7 - 3, तो यही फार्मूला निकल के आ रहा है। लेकिन इसमें, इस फार्मूला में ये एक अल्ट्रेशन है, ये याद रखनी पड़ती है, तो इट्स बेटर टू नो दिस फार्मूला, ओके। सो 3 वैल्यूज़ हैं जो हमें प्रेजेंटिंग कंप्लेन में वोमेन जो बताएगी वो हमें ये बताएगी कि उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया था। प्रेगनेंसी व्हील से हम ये डेट निकाल लेंगे, गेस्टेशनल एज, और फिर इस फार्मूले से हम EDD निकाल लेंगे। ऑप्स की हिस्ट्री में ये ऑब्स्टेट्रिक की हिस्ट्री है। उसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम क्या चीज़ें पूछेंगे वो सारी एक लाइन में लिखी हुई हैं, ठीक है। ये हम सारी चीज़ इस पर पूछ लेंगे इसमें। और एनीमिया जो होता है वो <11 ही होता है मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और इसमें जो होता है अल्ट्रासाउंड होता है, ये सारी चीज़ हम इधर पूछ लेंगे। और उसके बाद जो है सेकंड ट्राइमेस्टर में एनॉमली स्कैन होता है, वो अल्ट्रासाउंड को ही कहते हैं। और उसके बाद वैक्सीनेशन और ग्रोथ स्कैन जो है ज़्यादातर हम थर्ड ट्राइमेस्टर में पूछते हैं। ये हमारा ऑप्स की हिस्ट्री का चीज़ हो गया। और उसके बाद और भी है, और क्या हमारे पास पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है,
ठीक है। पास मेडिकल, पास फैमिली हिस्ट्री, पास सर्जिकल हिस्ट्री, प्रीवियस सी सेक्शन भी इसमें नोट करेंगे। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में मेनार्की, आस्क अबाउट पेन, को उसको पेन तो नहीं होता इंटरकॉर्स के दौरान, जिसको हम डिस्पेरिनोरिया कहते हैं, और मेंसेस के दौरान अगर पेन होगा तो डिस्मेनोरिया कहेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, रेगुलर ड्यूरेशन, इंटरमेंस्ट्रुअल, पेप्समियर, पेप्समियर को उर्दू में हम शीशी वाला टेस्ट कहते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन, ड्रग हिस्ट्री भी ले लेंगे, एलर्जी हिस्ट्री भी, पर्सनल हिस्ट्री भी, सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री भी, और एंड में गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री भी लेंगे जिसमें फिब्रॉइड्स, इन्फेक्शन, यूट्राइन फाइब्रोसिस का पूछ लेंगे। सो ये होल सिनेरियो हो गया 1 पेज पे, द ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री ऑफ ऑब्स, covering from name to all the formulas which are required in an history station of 20 marks.